वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने किया दावा, कहा यूक्रेन की फौज ने चेर्निहिव के साथ में स्लोबोदा और लुकाशियोका गांव पर दोबारा जमा लिया कब्जा, यूक्रेनी फौज की पेशरफ। जंग में रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है यूक्रेन। रूस के अंदर घुसकर पहली मर्तबा की बमबारी। 2 यूक्रेनी जंगी हेलीकॉप्टर ने बेलग्रोड के ऑयल डिपो को बनाया निशाना। हमले में 2 अफराद हुए जख्मी। यूक्रेन में बायोलॉजिकल हथियार बनाने के मंसूबे में सदर बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन भी है मुलव्विस। रूस के सनसनीखेज इंकशाफ से आलमी सतह पर मची हलचल। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की गुजरात पर नजर। केजरीवाल और भगवत मान पहुंचे अहमदाबाद। साल के आखिरी में होने वाले गुजरात इलेक्शन में सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यूपी में योगी के दोबारा सीएम बनने के बाद फिर मुस्लिम नामों को बदलने का सिलसिला हो सकता है शुरू। अब निशाने पर फर्रुखाबाद। बीजेपी एमपी मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर रखने का किया मुतालबा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीएसपी लीडर और साबिक वजीर हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर मारा छापा। 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस बुक। 10 लोग हुए गिरफ्तार। रूस पर बरतानवी पाबंदियों के दरमियान अब डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने दावा किया है कि यूक्रेन की फौज ने चेर्निहिव के जुनूब में स्लोबोदा और लुकाशियोका के गांव पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की फौज की जानिब से इस पेशकदमी को काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, क्योंकि पिछले 38 दिनों से जारी जंग में ये पहली मर्तबा है कि यूक्रेन की फौज ने आगे बढ़कर न सिर्फ रूस में टारगेट पर हमले किए हैं, बल्कि एक साथ 2 गाँव पर दोबारा कब्जा भी जमाया है। ये गांव शहर और क्यू के दरमियान अहम सप्लाई के रास्तों में से एक शुमार किया जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ट्वीट किया गया कि यूक्रेन ने भी क्यू के मशरक और शुमाल मशरक में कामयाब लेकिन महदूद जवाबी हमले किए हैं। इस दरमियान रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तब्दीली ये भी सामने आई है कि यूक्रेनी फिजाइया की जानिब से रूस के अंदर पहली मर्तबा घुसकर बमबारी की गई। यूक्रेन से मुल्हक़ा रूस के शहर बेलग्रोड में तेल के डिपो को यूक्रेन के हमलावर हेलीकॉप्टर ने निशाना बनाया। बेलग्रोड के गवर्नर ने इस बात की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस की सरहद में दाखिल होकर यूक्रेन का ये पहला हमला है। बेलग्रोड के गवर्नर के मुताबिक जुमा की सुबह ईंधन के डिपो में आग यूक्रेन के हमलावर हेलीकॉप्टर की वजह से लगी। सुबह तकरीबन 5 बजे यूक्रेन के 2 हमलावर हेलीकॉप्टरों ने बहुत नीचे परवाज करते हुए इस फ्यूल डिपो पर हमला किया। इस हमले की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आई है। बेलग्रोड के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन के इस फिजाई हमले में डिपो में काम करने वाले 2 मुलाजमीन जख्मी भी हुए हैं। मॉस्को ने इंकशाफ किया है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल हथियार बनाने के मंसूबे में सदर बाइडेन का बेटा मुलव्विस है। रूस की वजारत दिफा ने बताया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बेटे के ईमेल से पता चलता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बेटे का यूक्रेन में बायोलॉजिकल हथियार बनाने में अहम रोल रहा है। रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि उसके पास यूक्रेन में हयातियाती हथियार बनाने के खुफिया लेबॉरेटरीज के बारे में पुख्ता सबूत हैं। स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूस की वजारत दिफा को अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का ईमेल मौसूल हुआ है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने यूक्रेन में खतरनाक बीमारी पैदा करने वाले अनासर या वबाई अनासर के बारे में अमेरिकी तहक़ीक़ात पर सरमायाकारी में अहम किरदार अदा किया है। यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन 38वें दिन में दाखिल हो चुका है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन को शिकस्त देने का मंसूबा नाकाम हो गया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने कहा कि क्रेमलिन रहनुमा यूक्रेन को शिकस्त देने में नाकाम रहे। वाशिंगटन यूक्रेन को रूस की किसी भी कीमियाई हमले का मुकाबला करने के लिए साजो सामान फराहम कर रहा है।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक हफ्ता पहले कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ह किया था कि वॉशिंगटन यूक्रेन की मदद के लिए इजाफी $2 बिलियन मुख्तस करेगा, जो रूस पर गैर मामूली इक़्तिसादी पाबंदियों के मुसलसल निफाज का इशारा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इस बात पर जोर दिया है कि वॉशिंगटन ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वियना मुज़ाकरात के नताइज से क़त्ई नज़र हम ईरान की धमकियों का मुकाबला जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका तवील मुद्दत में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से निपटने के लिए काम जारी रखेगा और तेहरान के रवैये से अपनी अफवाज और इत्तेहादियों और शिराकत दारों का दिफा करता रहेगा। उन्होंने इस बात की भी निशानदही की कि ईरान खत्ते में खतरनाक अस्करी ग्रुप तैयार कर रहा है जो अमेरिकी अफवाज के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि खत्ते में दाइश के खतरात अब भी मौजूद हैं। काराबाग के इलाके में अज़रबैजान और आर्मीनिया में हालिया कशीदगी पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का मौक़िफ़ सामने आ गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अज़रबैजान सह फ़रीक़ी एलामिया की शिक़ों की मुकम्मल तामील करता है, लिहाजा अज़रबैजान की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। आर्मीनिया की जारहियत के बाद दिफाई जवाबी कार्रवाई की गई क्योंकि अज़रबैजान पर हमला किया गया था। काराबाग के इलाके में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में एर्दोगान ने कहा कि मुसल्लह आर्मीनिया अनासर को साल 2020 के सह फ़रीक़ी एलामिया के तहत अज़रबैजान के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इलाक़ों से हटा दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तीफ़ा समेत 3 ऑप्शन उन्हें दिए हैं, ताहम क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात बेहतर ऑप्शन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की पेश करदा तहरीक अदम एतमाद और गैर मुल्की मुबैना धमकी के हवाले से तफसीली बात करते हुए कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने पेशकश की कि 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद के वोट के लिए चले जाएँ, या आप इस्तीफ़ा दें, या फिर इंतख़ाबात करवाएँ। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद वोट का मतलब है कि मेरा ईमान है कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा और अब भी मेरा यही ईमान है। उनका कहना था कि ये जब कौम के सामने जाएंगे, वोट डालें, एक मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनेंगे, मैं चाहता हूं कि दुनिया के सामने इनकी शक्लें सामने आएँ ताकि हमेशा के लिए इनके ऊपर मोहरें लगें। क़ाबिज़ इस्राएली फ़ौज ने फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमारी शहर जुनैन में अराबा चौक में एक कार में सवार 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। जनूबी जुनैन में एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस के डायरेक्टर महमूद अल सादी ने एक रेडियो बयान में कहा कि मारे जाने वाले 3 फ़लस्तीनी नौजवानों की शनाख्त सामने नहीं आ सकी है। क़ाबिज़ फ़ौज ने तीनों फ़लस्तीनियों की लाशें भी कब्ज़े में ले ली हैं। उधर इसराइल के अबरानी अखबार हार्ट्स ने बताया है कि इस ऑपरेशन में 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक टारगेट किलिंग ऑपरेशन था। उधर इसराइली फ़ौज ने यह भी कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जुनैन और तुलकरम के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को कत्ल कर दिया गया। क़ाबिज़ फ़ौज का दावा है कि मारे जाने वाले तीनों फ़लस्तीनियों के पास हथियार मौजूद थे। इसराइली रियासत के वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स ने ख़ास तौर पर चाकू के हमलों को रोकने में क़ाबिज़ रियासत के सिक्योरिटी और फ़ौजी इदारों की नाअहली का एतराफ़ किया है। गेंट्स ने इब्रानी चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त किसी ऐसे शख्स को रोकना मुश्किल है जो उस वक्त चाकू या स्क्रू ड्राइवर लेकर जाने और चाकू से हमला करने का फैसला करता है। उन्होंने चाकू से हमला करने वाले फ़लस्तीनियों को शहीद किए जाने पर की जाने वाली तनकीद के जवाब में कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चाकू से होने वाले हमले रोके जाएं, मगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने एतराफ़ किया कि फ़लस्तीनियों के हालिया चाकू और मशीन गनों से किए गए हमले शिन बेट और इसराइली फ़ौज की नाकामी है। इसराइल के फ़ौजियों ने एक 19 साला फ़लस्तीनी लड़की को गाड़ी से कुचल दिया जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीन की माह न्यूज़ एजेंसी ने ऐनी शाहिदों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि सिहूनी फ़ौजी ने बैतुल लहम के
तकवा कॉलोनी में एक 19 साल फ़लस्तीनी लड़की पर बस से उतरते ही फौजी गाड़ी चढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़िब सियोनी फौजियों ने फ़लस्तीनी लड़की को ज़ख्मी हालत में तफ्तीश के लिए मज़मूरिया चेक पोस्ट पर मुंतकिल कर दिया, तहम मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई है। आईनी शाहिदों का कहना है कि लड़की को जब चेक पोस्ट ले जाया जा रहा था तो उसकी हालत निहायत ही नाजुक थी। अर्थ डे की मुनासिबत पर वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे हुए, जिसमें इसराइली हुकूमत और सिहूनियत के खिलाफ ज़बरदस्त नारे लगाए गए। 30 मार्च को फ़लस्तीनी अवाम यौम अर्ज़ मनाते हैं। यही वो तारीख़ है जब गाज़िब सिहूनियों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। फ़लस्तीनी अवाम ने गाज़िबों के इस इक़दाम पर रद्द-ए-अमल में एहतजाजी मुज़ाहरे किए थे, जिसके दौरान इसराइली फ़ौजियों ने मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शहीद और ज़ख्मी कर दिया था। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनियों के सैकड़ों हामियों ने न्यूयॉर्क में इसराइली हुकूमत से मुतल्लिक़ इदारों के सामने इकट्ठा होकर यहूदी हुकूमत के ग़ाज़िबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। फ़लस्तीनियों के हामी मुज़ाहिरीन नारे लगा रहे थे कि कामयाबियों के हुसूल तक इंतफ़ाज़ा जारी रहेगी। Incarcerating black people in this country are the same forces that are killing Palestinians. Demand that Zionist professors are not welcomed on your campus. Demand that Zionist students are not in spaces where Palestinian students are, because Zionism is a threat. Zionism is a genocidal threat to us. And if Ukraine taught us anything, it taught us that they have the language, that they understand this very clearly, that they understand what occupation is, that they understand what genocide is, that they understand what it means to defend your land by any means necessary. Yet, we are the ones that can't defend our land. In this Islamophobic, genocidal country, you must not rely on the media or the government to find your will to fight. We don't get no justice. ومن المية للمية فلسطين عربية. श्रीलंका में जारी माशी बहरान और कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाम का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी रहा। ऐसे में श्रीलंका में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान सहाफ़ियों और पुलिस अफसरान समेत कम अज़ कम 37 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने बताया कि श्रीलंका पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के 24 अरकान, 3 पुलिस अफसरान, 3 सहाफ़ी और 7 शहरी ज़ख्मियों में शामिल हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही रात गए अवाम ने श्रीलंका के सदर राजापक्से की सरकारी क़यामगाह के बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा होकर पुरतशद्दुद एहतजाज किया था। वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जमाल खशोगी के कत्ल की समाअत तुर्की में हो रही है और अब इस कत्ल में नामजद 26 सऊदी मुल्जिमान के खिलाफ इस मुकदमे में तुर्की के वकील इस्तेकाज़ा ने अचानक दरख्वास्त दी है कि मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में जारी मुकदमे की समाअत तुर्की में करने के बजाय इसे सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया जाए। तुर्की की सरकारी खबर रसाई एजेंसी अनातोलू की खबर के मुताबिक वकील इस्तेकाज़ा की दरख्वास्त पर जजों के पैनल ने फौरी तौर पर कोई रूलिंग नहीं थी और ये फैसला किया कि तुर्की की वजारत इंसाफ को खत लिखकर महकमे की राय मालूम की जाएगी कि ये फ़ाइल सऊदी अरब के हुक्काम को मुंतकिल करने के क्या इम्कानात हो सकते हैं, जिसके बाद मुकदमे की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बता दें कि जमाल खशोगी के कत्ल के लिए बराह रास्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा है कि ज़्यादा हुजूम से बचने के लिए उमरा ज़ायरीन को तकसीम करने के लिए स्टेशनों की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए दाखिली और खारजी रास्तों की तंजीम नौ की गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रमज़ान मुबारक की तैयारियों के हवाले से कहा कि सदारत आमा बराए हरमैन शरीफैन के ताउन से सहन मताफ और ग्राउंड फ्लोर को ज़ायरीन के लिए मुख्तस किया गया है। उन्होंने
खबरदार किया कि मस्जिद हरम में गलत रवैयों का सख्त नोटिस लिया जाएगा और किसी को वहां पर भीख मांगने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पंजाब में शानदार जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब दूसरी रियासतों में अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने में लगी हुई है। इस साल के आखिर में गुजरात में होने वाले इलेक्शन में आप भी उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान अहमदाबाद पहुंचे हैं। केजरीवाल और भगवत मान साबरमती आश्रम जाएंगे और फिर 2 किलोमीटर का रोड शो भी वो कर रहे हैं। इस रोड शो को तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया है। केजरीवाल ने पिछले साल ही ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी 182 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। अपने बाबा वाली इमेज से अलग नाम बदलने की इमेज हासिल करने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे इख्तिदार में एक और शहर का नाम जल्द ही तब्दील हो सकता है। जी हां, तारीखी फर्रुखाबाद का नाम तब्दील करने के लिए बीजेपी एमपी मुकेश राजपूत ने सीएम योगी को लेटर लिखा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखा जाए, जो कदीम हिंदुस्तानी तहजीब को दोबारा जिंदा करने में मददगार साबित होगा। हालांकि बीजेपी एमपी ने अपने मुतालबे को मजहबी बुनियाद पर किया गया मुतालबा मानने से इनकार किया और कहा कि ये सिर्फ तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ में रियासत के साबिक़ वज़ीर और बीएसपी लीडर हाजी याकूब कुरैशी की मिल्कियत वाली एक मीट फैक्ट्री पर छापा मारा है। एसएस प्रभाकर चौधरी ने बताया कि साबिक़ मिनिस्टर की मिल्कियत वाली फैक्ट्री मेरठ में गैर कानूनी तौर से चलाई जा रही थी। फैक्ट्री को चलाने में शामिल 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पर पुलिस, राजस्व विभाग, मेरठ विकास प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा विभाग, पॉल्यूशन विभाग, बाट माप विभाग, पशुपालन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा उसकी फैक्ट्री प्रेमिसेस को चेकिंग किया गया। चेकिंग में ये पाया गया कि वहाँ बिना कोई वाहिद अनुमति का पैकेजिंग का काम चल रहा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए एक एफआईआर थाना खड़कोदा में दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों जो अपने विभागीय नियमों के अनुसार जो भी उल्लंघन पाया गया है उसके अनुसार विभिन्न विभाग भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो नामजद अभियुक्त है उसके संबंध में अभी कार्रवाई चल रही है। आगे के लिए गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि बिना वाहिद अनुमति का ऐसा कार्य करना ये एक गंभीर अपराध है, तो इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो आगे की कार्रवाई है पुलिस अपने विवेचना में करेगी। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को भी मिलता है हम आपसे भी शेयर करेंगे। जो उनका अभियुक्त है उनके एड्रेस में ऐसा उल्लेख है, मगर पुलिस इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इस बिंदु को भी देखेगी। ये खरखौदा थाना क्षेत्र में एक मीट फैक्ट्री है, वहाँ प्रोसेसिंग का काम चल रहा था और इसकी जानकारी मिली थी। पुलिस को 1-2 दिन से गोपनीय सूचनाएं आ रही थी। सारी पूरा इंटेलिजेंस इकट्ठा करके और इसमें कल रात में रेड करी गई, तो वहाँ पे लगभग 24 टन जो फ्रीज़र था उसमें मिला। उसकी पैकेजिंग की जा चुकी थी और साथ में लगभग 6 टन जो रॉ मटेरियल है वो भी मिला था। और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया गया मौके पे, सब लोगों के द्वारा चेकिंग की गई। बिल्कुल अनाधिकृत रूप से ये चल रही थी फैक्ट्री। इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है 14 लोगों के खिलाफ, जिसमें 10 लोगों को जेल भेजा गया है। शेष अन्य बचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रस्तावित है।
बिहार के दरभंगा में बीजेपी एमएलए मुरारी मोहन झा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो थाने के अंदर एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर उन्हें डांट डपट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये 3-4 दिन पुराना वीडियो है, ताहम आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को आज ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी एमएलए गुंडागर्दी से थानेदार की कुर्सी पर बैठकर सीएम के मातहत महकमे दाखिला के कारनामों, माफियाओं और मुजरिमों से सांठ-गांठ का हिस्सा और हिसाब लेने के लिए केस डायरी की मांग करने लगे। स्टेशन डायरी लाइए ना, यहाँ हम बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरी लाइए, प्रेस वाले लोग भी हैं, देखेंगे ना। स्टेशन डायरी प्रेस में नहीं होता है ना सर, स्टेशन डायरी तो प्रेस में नहीं, हम देखेंगे ना उसको। स्टेशन डायरी आप एंट्री किए कि नहीं, कोई कांड होता है उसका एंट्री थाना में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कहाँ है वो डायरी, स्टेशन डायरी? रखा हुआ है, लाइए, यहाँ लाइए हमारे पास। छत्तीसगढ़ अदालत ने गांधी जी के खिलाफ इंतहाई तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करने के मुलजिम कालीचरण को जमानत दे दी है। एडवोकेट किशोर भादुड़े ने बताया कि हाईकोर्ट की एक रुकनी बेंच ने गांधी जी के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने के मुलजिम धनंजय सरग उर्फ कालीचरण की जमानत कबूल कर ली है। अदालत ने कालीचरण को 50-50 हज़ार रुपए के 2 सॉल्वेंट और 1 लाख रुपए के शख्सी बॉन्ड पेश करने पर जमानत से रिहा करने का हुक्म दिया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार किसानों से किसान आंदोलन का बदला उन पर इंतहाई ज्यादा टैक्स लगाकर ले रही है। पॉकेट मारी की इस वास्तविकता और इस कठोर और कटु सत्य के कुछ पहलू मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये 1,25,407 करोड़ कैसे आते हैं। फिगर इससे ज्यादा है क्योंकि कुछ हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। टैक्सिंग द 62 करोड़ फार्मर, 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं पर टैक्स का बोझ। मोदी गवर्नमेंट देश के किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। कल शाम को डीएपी खाद के 50 किलो के बैग के दाम 150 रुपया प्रति बैग बढ़ा दिए गए, यानी अब डीएपी खाद का एक बैग 1200 रुपया से बढ़कर 1350 रुपया प्रति बैग हो गया। स्वाभाविक तौर से 50 किलो का बैग है, 150 रुपए बढ़ाए तो 3 रुपया किलो बढ़ गया। देश में 1,20,00,000 टन डीएपी खाद का इस्तेमाल देश का किसान सालाना करता है। सालाना खपत है 1,20,00,000 टन। ये पिछले साल का डेटा है। तो 1,20 करोड़ टन मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपया। एडिशनल बर्डन यानी किसान की जेब काट के डीएपी से अकेले से मोदी जी और बीजेपी वसूली कर रही है 3600 करोड़, 3,600 करोड़। अब एनपीके पे आ जाइए। देश में सबसे ज्यादा खपत है, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, यूरिया की, फिर डीएपी और एनपीके की। ये लगभग बराबर है, एनपीके यूरिया से डीएपी से थोड़ा ज्यादा है। एनपीके के 50 किलो के एक कट्टे का दाम, एक बैग का दाम 1290 रुपया से बढ़ाकर कल 1400 रुपया कर दिया। यानी एनपीके के 50 किलो के एक बैग में 110 रुपये की बढ़ोतरी मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने की। देश में लगभग 17 मिलियन टन। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने किया दावा, कहा यूक्रेन की फौज ने चेर्निहिव के साथ में स्लोबोदा और लोकाशियोका गांव पर दोबारा जमा लिया कब्जा, यूक्रेनी फौज की पेशरफ। जंग में रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है यूक्रेन। रूस के अंदर घुसकर पहली मर्तबा की बमबारी। 2 यूक्रेनी जंगी हेलीकॉप्टर ने बेलगोरोड के ऑयल डिपो को बनाया निशाना। हमले में 2 अफराद हुए जख्मी।
यूक्रेन में बायोलॉजिकल हथियार बनाने के मंसूबे में सदर बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन भी है मुलव्विस। रूस के सनसनीखेज इंकशाफ से आलमी सतह पर मची हलचल। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की गुजरात पर नजर। केजरीवाल और भगवत मान पहुंचे अहमदाबाद। साल के आखिरी में होने वाले गुजरात इलेक्शन में सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यूपी में योगी के दोबारा सीएम बनने के बाद फिर मुस्लिम नामों को बदलने का सिलसिला हो सकता है शुरू। अब निशाने पर फर्रुखाबाद। बीजेपी एमपी मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर रखने का किया मुतालबा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीएसपी लीडर और साबिक वजीर हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर मारा छापा। 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस बुक। 10 लोग हुए गिरफ्तार। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।